दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है कि इन विच सेंचुरी द बाइबल वाज फर्स्ट टाइम ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। दोस्तों सबसे पहले बाइबल को इंग्लिश में कब ट्रांसलेट किया गया? तो दोस्तों ये ट्रांसलेट किया गया था आपका 14th सेंचुरी में विक्लिफ के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है हु ट्रांसलेटेड द बाइबल इन इंग्लिश फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम इंग्लिश से ट्रांसलेट किसने किया था? फॉलोअर्स ऑफ जॉन मिल्टन या फॉलोअर्स ऑफ जॉन विक्लिफ या फॉलोअर्स ऑफ संत निकोलस या फॉलोअर्स ऑफ संत जेरोम। तो दोस्तों यहाँ पे पहली बार जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था वो जॉन विक्लिफ के फॉलोअर्स थे, उनके द्वारा ये सभी लोग मिलकर इसको ट्रांसलेट किए थे। और ये दोस्तों बरस था आपका 1382, 1382 में दोस्तों ट्रांसलेट किया गया था पहली बार बाइबल को इंग्लिश में। अगला सवाल है कि विच इज नॉन एज द मोस्ट इंटरनेशनल ऑफ ऑल इंग्लिश बाइबल बिफोर ऑथराइज वर्जन ऑफ द बाइबल। जो जेम्स का ऑथराइज वर्जन था उससे पहले किस बाइबल को मतलब एक इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त थी? द जिनीवा बाइबल, द ग्रेट बाइबल, द एक्रोफा या जुडिसिज्म। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ए, द जिनीवा बाइबल। अगला सवाल है कि हु क्वाइन द टर्म मेटाफिजिकल। दोस्तों एक वर्ड है मेटाफिजिकल को सबसे पहले किसने यूज किया? ऑप्शन है सैमुअल जॉनसन, मार्लो, बेकन या अलेक्जेंडर पोप। तो दोस्तों 77 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैमुअल जॉनसन। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य ही कीजिएगा। अगला सवाल है कि फॉर हुम सैमुअल जॉनसन यूज द टर्म मेटाफिजिकल। दोस्तों किसके लिए सैमुअल जॉनसन मेटाफिजिकल टर्म का प्रयोग किए? अ ग्रुप ऑफ सेवन अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट ऑफ 17th सेंचुरी, अ ग्रुप ऑफ पोएट्स ऑफ 17th सेंचुरी या अ ग्रुप ऑफ ड्रामेटिस्ट ऑफ 17th सेंचुरी या ग्रुप ऑफ नॉवलिस्ट। याद रखिए दोस्तों मेटाफिजिकल ये पोएट लोग थे। ठीक है दोस्तों, तो 78 का करेक्ट आंसर होगा आपका बी। अगला सवाल है कि हु सेड द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड इन समथिंग्स। दोस्तों ये सवाल जो है आपको नेट 2009 में पूछा गया था, तो 79 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। ठीक है दोस्तों, बेन जॉनसन ने कहा था जॉन डॉन को, ठीक है, कि द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड इन समथिंग्स, मतलब वर्ल्ड का प्रथम कवि जॉन डॉन को कहे थे बेन जॉनसन। अगला सवाल है कि अबाउट हुम डॉक्टर जॉनसन सेड ऑलमोस्ट द लास्ट ऑफ हिज रेस एंड अनडाउटेडली द बेस्ट। मतलब अपने रेस में सबसे अंत में था लेकिन अपने रेस में सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे अच्छा था। किसको कहे थे? जॉन सकलिंग, जॉन डॉन, रिचार्ड क्रैसो या अब्राहम कावली। तो दोस्तों 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अब्राहम कावली। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो थे ये अब्राहम कावली को मेटाफिजिकल पोएट का जो ग्रुप था उसमें सबसे अच्छा मानते थे। उनका मानना था कि सबसे अंत में थे लेकिन सबसे क्या थे दोस्तों? सबसे महत्वपूर्ण थे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि फ्रॉम विच कंट्री द मोड मेटाफिजिकल कैम टू इंग्लैंड। मतलब किस देश से जो वर्ड है आपका मेटाफिजिकल ये कंसेप्ट आता है इंग्लैंड में? ऑप्शन है रोम, इटली, ग्रीक या फ्रांस। तो दोस्तों 81 का करेक्ट आंसर होगा आपका इटली। अगला सवाल है कि इन विच पोएट्री नोबिलिटी ऑफ थॉट, dignified expression and fetched images found are found ये पाया जाता है? रोमांटिक, पोप्स, मेटाफिजिकल या क्लासिकल। दोस्तों 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मेटाफिजिकल पोएट्री में नोबिलिटी ऑफ थॉट, डिफाइंड एक्सप्रेशन, फेच्ड इमेजेस आर फाउंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटा? मेटा का अर्थ क्या होता है? फार, दूर, नियर, नजदीक या बियॉन्ड, के परे या इन सर्च की तलाश में। तो बियॉन्ड, मेटा मीन्स होता है बियॉन्ड, मेटाफिजिकल
मतलब बियॉन्ड दिस फिजिकल, मतलब ऐसी कविता है जो इस संसारिक जीवन से अलग हो, हटके हो, जैसे लव, डेथ, इमोशन, इन सब पे आधारित ये कविताएं होती है। अगला सवाल है कि हु सेड ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, किसने कहा कि ही यहाँ पे दोस्तों आपका क्या नाम है, जॉन डॉन के लिए प्रयोग किया गया है। किसी ने कोट किया कि ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। तो 84 के लिए ऑप्शन है जॉन मिल्टन, डॉक्टर जॉनसन, जॉन ड्रायडेन या सैमुअल जॉनसन। 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जॉन ड्रायडेन। तो दोस्तों जॉन ड्रायडेन कमेंट किए थे और नेगेटिव कमेंट था आपके जॉन डॉन की। अगला सवाल है कि हु कंपेयर्स अ वुमेन्स ब्रेस्ट एंड अन सिविलाइज्ड लैंड। ह्यूमन ब्रेस्ट को कंपेयर किए थे अनसिविलाइज्ड लैंड से, जॉन डॉन, अब्राहम काउली, जॉर्ज हर्बर्ट या एंड्रयू मार्वेल। तो दोस्तों 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्राहम काउली। अगला सवाल है कि हु रोट द पोएम प्रेजेंट इन ऑब्सेंस। जॉन डॉन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल या क्रैसो। तो 86 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका जॉन डॉन। ठीक है दोस्तों, 86 की करेक्ट आंसर होगा जॉन डॉन। हु रोट द एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड। एक और पोएम है दोस्तों, एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड के रचनाकार कौन है? जॉन डॉन, जॉन ड्रायडेन, जॉन मिल्टन या डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो दोस्तों 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जॉन डॉन। इनकी कुछ और कविताएं थी जैसे द फ्ली। फिर आज सवाल है कि हु रोट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल। ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल किसने लिखा था? जॉन डॉन, जॉन ड्रायडेन, जॉन मिल्टन या डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो दोस्तों ये भी जो रचना है, ये भी रचना आपके जॉन डॉन की ही है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि व्हेन रेस्टोरेशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड। दोस्तों जो रेस्टोरेशन पीरियड है वो कब आता है इंग्लैंड में? 1630, 1640, 1650 या 1660। तो दोस्तों रेस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत होती है 1660 में, जब इंग्लैंड की गद्दी पे चार्ल्स दी सेकेंड, चार्ल्स दी सेकेंड जब इंग्लैंड की गद्दी पे आते हैं, मोनार्की को रिस्टोर किया जाता है, तो वहां से रेस्टोरेशन पीरियड आपका दोस्तों शुरू होता है। व्हाट इज न्यू क्लासिकल? न्यू क्लासिकल क्या है दोस्तों? न्यू क्लासिकल रिवाइवल ऑफ मॉडर्न, रिवाइवल ऑफ इलिजाबेथन, रिवाइवल ऑफ मॉडर्न मिडिल एज या रिवाइवल ऑफ क्लासिकल एज। तो दो संत अगस्तन का जो क्लासिकल एज था दोस्तों, उसी का रिवाइवल था आपका न्यू क्लासिकल एज। अगला सवाल है कि हु रिजेक्टेड इलिजाबेथन ट्रेंड्स। तो दोस्तों इलिजाबेथन के बाद आपके कौन से लोग आए? तो आपका ऑप्शन है रोमांटिक राइटर्स, पहले देख लेते हैं, नियो क्लासिकल राइटर्स, विक्टोरियन राइटर्स या ऑल ऑफ दी। तो इलिजाबेथन का राइटिंग का जो ट्रेंड था दोस्तों, उसको जो रिजेक्ट करने वाले लोग थे वो थे आपके नियो क्लासिकल राइटर्स। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इन लोगों का जो वर्क था ये कंसर्न विद द फैक्ट्स एंड रीजन। इनकी रचनाएं फैक्ट्स पे थी, कारण, इनको या तो फैक्ट्स चाहिए या कोई रीजन चाहिए, तभी मतलब इसी पैटर्न पे आधारित इनकी रचनाएं थी। इमोशन इनके और कल्पना जैसी बातें इनकी रचनाओं में नहीं थी। लेकिन इलिजाबेथन जो ट्रेंड थे इसमें दोस्तों कल्पना थी, यहाँ पे आपको रिलीजन दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे ये सब चीजें नहीं। अगला सवाल है कि हु इज द ग्रेटेस्ट पोएट ड्यूरिंग द बिगनिंग फेज ऑफ न्यू क्लासिज्म। न्यू क्लासिज्म का जो बिगिनिंग फेज है, इसको इसके दौरान सबसे महत्वपूर्ण कवि कौन थे? ऑप्शन है जॉन मिल्टन, जॉन बनियान, जॉन किट्स या शेक्सपियर। तो दोस्तों 92 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मिल्टन। द बिगिनिंग फेज जो था आपका न्यू क्लासिज्म का, उसके ग्रेटेस्ट पोएट थे दोस्तों आपके जॉन मिल्टन। अगला सवाल है दोस्तों कि व्हाट इज द स्टाइल ऑफ इपिक पैराडाइज लॉस्ट। जो पैराडाइज लॉस्ट थी एक रचना जॉन मिल्टन की दोस्तों, इसको सबसे पहले 1667 में 10 बुक्स में पब्लिश किया गया था। ठीक है दोस्तों। फिर इसको 1674 में 12 बुक्स में पब्लिश किया गया था। ठीक है। तो पूछा जाए कि इसमें कितनी पुस्तकें थी, कितने बुक्स थे, तो यहाँ पे 12 बुक होगा दोस्तों, याद रखिएगा। अब इसकी हम स्टाइल की बात करें कि इसको किस शैली में लिखा गया था, यह होमरिक स्टाइल में लिखा गया था। तो 93 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा होमरिक स्टाइल।
अगला सवाल है कि हु इस्टेब्लिश द हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश लिटरेचर। तो जो हीरोइक कपलेट है इसको किसने इस्टेब्लिश किया इंग्लिश में? ऑप्शन है जॉन मिल्टन, जॉन ड्रायडन, जॉन बनियान या जॉन किट्स। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा 94 का जॉन ड्रायडन। अगला सवाल है कि हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है दोस्तों, इसके फादर के रूप में किसको रिगार्ड किया जाता है, किसको माना जाता है? जॉन मिल्टन, जॉन ड्रायडन, जॉन किट्स या जॉन बनियान। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका जॉन ड्रायडन। दोस्तों जॉन ड्रायडन को हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म के रूप में जानते हैं। अगला सवाल है कि हु बिकेम द फर्स्ट पोएट लॉरेट्स इन इंग्लैंड। ऑप्शन में है जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट सॉरी और जॉन ड्रायडन। तो दोस्तों जो ऑफिशियली फर्स्ट पोएट लॉरेट्स थे वो थे आपके जॉन ड्रायडन। जॉन ड्रायडन दोस्तों 1668 में बने थे। कब बने थे दोस्तों? 1668 में बने थे आपके जॉन ड्रायडन। अगला सवाल है कि हु रोट द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। पिलग्रिम प्रोग्रेस को किसने लिखा था? जॉन मिल्टन, जॉन बनियान, जॉन ड्रायडन या जॉन किट्स। तो दोस्तों 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन बनियान, पिलग्रिम प्रोग्रेस। हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ड्रामेटिस्ट ऑफ नियो क्लासिकल एज। दोस्तों नियो क्लासिकल एज का रिप्रेजेंटेटिव ड्रामेटिस्ट कौन था? विलियम शेक्सपियर, मार्लो, विलियम कॉन्ग्रिव या जॉन लिली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम कॉन्ग्रिव। यहाँ पे विलियम शेक्सपियर की बात करें, मार्लो की बात करें, लिली की बात करें, तो ये सभी लोग इलिजाबेथन एज के राइटर थे दोस्तों। विच सेंचुरी इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ न्यू क्लासिसिज्म। किस सेंचुरी को हम न्यू क्लासिसिज्म के पीरियड के रूप में जानते हैं? 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 99 का सी, 18th सेंचुरी। अगला सवाल है कि आफ्टर द फॉल ऑफ क्लासिसिज्म इंग्लिश पोएट शोड इंक्लाइनेशन टू एलिजाबेथन, रोमांटिसिज्म, विक्टोरियन या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों नियो क्लासिकल के बाद क्या आता है? आपका रोमांटिसिज्म आता है। तो इनकी झुकाव इसी के तरफ थी। तो 100 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका बी, रोमांटिसिज्म। अब दोस्तों ये है आपके विलियम कॉन्ग्रिव, जिनको हम न्यू क्लासिकल एज के एक रिप्रेजेंटेटिव ड्रामेटिस्ट के रूप में जानते हैं। तो इनके कुछ रचनाओं का दोस्तों आप नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रचना आपके लिए। इसमें आपका जो सबसे पहला नाम है द वे ऑफ द वर्ल्ड, द वे ऑफ द वर्ल्ड। और दूसरा जो रचना है दोस्तों, ड्रामा है इनका या प्ले का, ये लव फॉर लव। क्या है दोस्तों? लव फॉर लव। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों कम से कम अपने एक दोस्त के पास जरूर ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।